Hello guys, welcome to my channel. In this video we will talk about Attorney General of India. तो Attorney General of India कौन होते हैं? He is the highest law officer of the country. अपने देश के जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, यानी लॉ के जानकार कह लीजिए, लॉ के एक्सपर्ट कह लीजिए, जो सबसे बड़े लॉ के एक्सपर्ट होते हैं, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट को हटा दीजिए इसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक अलग है, वो ज्यूरिडिक्शन अलग है, वो जुडिशियरी सिस्टम ऑफ इंडिया में आता है, लेकिन ये जुडिशियरी सिस्टम ऑफ इंडिया में नहीं आते, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। तो उसमें जो सबसे हाई, अभी हम इनके आगे फंक्शंस देखेंगे, तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं ऑफ द कंट्री इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 76 में लिखा गया है, ही इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज कम अंडर यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव है, लेकिन यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस है, आगे देखेंगे। अभी रोल क्या क्या होते हैं, इज एन यूनियन एग्जीक्यूटिव और लीगल एडवाइजर। बेसिकली पहले तो अटॉर्नी जनरल क्यों कहा गया है, एक्चुअली क्या है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका और यूके, इन दोनों के लीगल सिस्टम को मिलाकर एक बना हुआ है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। तो अमेरिका में क्या है, लॉ ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं उनको अटॉर्नी बोला जाता था, अभी भी बोला जाता है, और आपके यूके में बैरिस्टर बोला जाता है। तो और इंडिया में भी कई पदों पे जो है वहां पे कई बार बैरिस्टर भी यूज होता है। तो इन चीजों को मिलाकर ये हुआ कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नाम रखा गया। अब इनके रोल की बात करते हैं, तो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव है और दूसरा ये लीगल एडवाइजर है। अब लीगल एडवाइजर, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये क्या रोल है? फॉर एग्जांपल से हम समझेंगे, जैसे कि मैंने केस कर दिया यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उसके खिलाफ केस कर दिया। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो मैंने केस किया है उसको डिफेंड कौन करेगा? मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पर्सनल वकील, लॉयर, लॉ ऑफिसर, लीगल एडवाइजर, वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जहां पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस किया गया उसको डिफेंड करेगा। यानी कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति विशेष अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ केस करता है, तो उसको डील करना, उसको डिफेंड करने की जिम्मेदारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की होती है। अब उसके बाद हम देखते हैं, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और ऑल क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग अ सुप्रीम कोर्ट जज, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने की, कि जो भी एक सुप्रीम कोर्ट जज बनने की क्वालिफिकेशन होती है वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने की क्वालिफिकेशन होती है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें कि हम क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग अ सुप्रीम कोर्ट जज देख लेंगे। फिर अब कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ अटॉर्नी जनरल के रेफरेंस में कुछ चीजों को क्लियर नहीं करता है। जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो टर्म होता है, काम करने की जो अवधि होती है, वो फिक्स नहीं होती है। सेकंड, प्रोसीजर फॉर रिमूवल, कोई तरीका नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हर एक इंडिविजुअल, हर एक पद का, इवन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तक का भी प्रोसीजर ऑफ रिमूवल लिखा गया है कि अगर इनको हटाना है तो किस तरीके से हटाना है। लेकिन सिर्फ एक ऐसा पद, एक ऐसा संवैधानिक पद है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसके बारे में कोई भी प्रोसीजर नहीं लिखा गया, प्रोसीजर फॉर रिमूवल। थर्ड, ग्राउंड फॉर रिमूवल, जैसे कि आप अगर प्रोसीजर लिखा गया है, आप किसी भी पद के लोग को हटा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष को हटाया जा रहा है गवर्नमेंट जॉब से, इवन आप सिविल सर्विस में है, आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, कोई भी ऑफिसर है, उसको हटाया जा रहा है, उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है, तो ग्राउंड फॉर रिमूवल भी होता है, यानी किस उपेक्ष में हटाया जा रहा है इनको, इन पे क्या चार्जेस लगे हैं, वो चीजें क्लियर होती हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के केस में कुछ नहीं बताया जाता ऐसा कुछ। तीसरा, रिम्यूनरेशन, यानी हर एक पद के बारे में, हर एक व्यक्ति विशेष के बारे में, हर एक संवैधानिक पद के बारे में, जो उस पद पे बैठा हुआ आदमी, उसके बेसिक सैलरी, उसकी जो भी इनकम है, जो भी फैसिलिटीज हैं, जो भी पर्क्स हैं, सब लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लेकर ऐसा नहीं लिखा हुआ। उनकी सैलरी, उनकी जो भी उनको सुविधाएं दी जानी है, जो भी उनको पर्क्स हैं अलग, उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो आप कहेंगे कि
बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो इन सब चीज़ों पे वो शांत क्यों रहे, क्यों साइलेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सब चीज़ों को लेकर? तो उसके भी रीजंस हैं। लाइक अगर हम बात करें टर्म की, तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ये हमने बताया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्सनल वकील होता है, पर्सनल लीगल एडवाइजर होता है, और ये नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो जब प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है तो प्रेसिडेंट के द्वारा हटा भी दिया जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन टर्म इसलिए फिक्स नहीं होता, सपोज अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया, अब उनको उनका काम नहीं पसंद आ रहा है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं ये हमारे बेहाफ में केस नहीं जीत पाएगा, ये या इसके अंदर वो काबिलियत नहीं है, या हमारी 1-to-1 टॉक नहीं हो रही है अच्छी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, तो ये तो, क्योंकि अगर कुछ भी फॉल्ट होता है तो हम तो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, वो ये केस आ गया, या वो इस बिल को पास नहीं करा पाया, XYZ जो भी है। लेकिन तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कई लोगों को तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पता भी नहीं होगा, तो उनको ब्लेम करना तो दूर की बात है। तो इसलिए टर्म फिक्स नहीं किया गया। इसलिए भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम पसंद नहीं आता है तो वो हटा सकते हैं। इसलिए टर्म कोई भी फिक्स नहीं, एक दिन में भी हट सकता है, 1 घंटे में भी हट सकता है, और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया चाहे तब तक वो रह भी सकता है। कोई मिनिमम मैक्सिमम टर्म फिक्स नहीं है। सेकेंड इज प्रोसीजर फॉर रिमूवल। अब प्रोसीजर फॉर रिमूवल तो यही है कि जब प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है तो प्रेसिडेंट हटा भी सकता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट ऐसे नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको चाहती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री जिसको, यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री जिसको चाहती है, वो एक प्रस्ताव पारित करती है, उस पर सबके साइन होते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है कि हमको ये फलाना बंदा चाहिए एज ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फिर उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो इसी रिमूवल से कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री लिख के दे देगी हमें ये बंदा नहीं पसंद है, हम इसके साथ काम नहीं कर सकते, तो प्रेसिडेंट का प्रस्ताव जाओगे, प्रेसिडेंट उनको हटा देंगे। तो यही प्रोसीजर ऑफ रिमूवल है। फिर इनको वो चीज़ें नहीं, क्योंकि इनका जब टर्म ही फिक्स नहीं है तो इनको क्या वजह बताएंगे? ऐसा नहीं है कि किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ कमी इस वजह से नहीं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ट्यूनिंग नहीं बैठी, अगर 1-to-1 टॉक नहीं अच्छी हो रही है अटॉर्नी जनरल की, तो वो हटा देंगे। तो उसमें कोई चार्जेस और कुछ ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी समझ में आ जाता है कि चीज़ें नहीं 1-to-1 है, तो रिमूवल हो गया। अब तीसरा रेम्यूनरेशन, वो इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि जो भी सैलरी बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह होता है वो जब हमारा बजट आता है, जब फाइनेंशियल बजट आता है, उसके हिसाब से चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं। लेकिन जब सामने वाले का टर्म ही फिक्स नहीं है, वो उस बजट तक रहेगा नहीं रहेगा, वो किस टर्म तक रहेगा नहीं रहेगा, तो इस बेसिस पे उनकी सैलरी भी फिक्स नहीं होती है। क्योंकि हर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होती है, चाहे कांग्रेस की थी तो कोई और था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आज बीजेपी की है तो कोई और है, तो उसके हिसाब से उनकी जो सैलरी भी, पर्क्स भी, जो भी फैसिलिटीज है वो अप एंड डाउन होती रहती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, फंक्शंस। तो ही इज द चीफ लॉ ऑफिसर, ये हमने पढ़ लिया, लीगल एडवाइजर, चीफ लॉ ऑफिसर, मेन हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। सेकंड इज एडवाइस ऑन लीगल मैटर्स, लीगल मैटर्स पे एडवाइस देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। अदर लीगल फंक्शंस भी कई सारे हैं। और ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स। ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स का मतलब हुआ कि किसी भी कोर्ट में जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिफेंड कर सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं भी जा सकते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एडवाइस ऑन लीगल मैटर्स। लाइक अगर हम इसका एग्जांपल देखें, आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 को अभी हटा दिया गया था, इसमें चेंजेस आए, हमने देखा। तो ये कैसे हुआ? तो ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट को कुछ करना है, कोई भी लाइक आर्टिकल 370 ही हटाना है, तो ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट, अमित शाह और बाकी जो भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थी वो बैठी और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं ये तो हमारे चुनावी घोषणा पत्र में था तो हमें इसे हटाना है और हम इसे हटा रहे हैं। जी नहीं, जब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसमें लीगल एडवाइस नहीं देता है तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोसीड नहीं करती है किसी भी लीगल मैटर्स पे। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो गवर्नमेंट वहाँ से प्रोसीड नहीं कर सकती आगे, क्योंकि उनका लीगल जो लॉ ऑफिसर है वही मना कर रहा है कि ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये पॉसिबल है ही नहीं, तो वो प्रोसीड कैसे करेगी पार्लियामेंट में। लेकिन इस केस में क्या हुआ, पहले परमिशन ली गई, पूछा गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, उन्होंने बोला हाँ आर्टिकल 370 को डिमोलिश करना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किया जा सकता है उसके अंडर में रहकर। तो उसमें क्या हुआ,
इसीलिए लेजिस्लेटिव असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को हटाकर, डिमोलिश करके लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट कर दिया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट करके ये प्रोसीजर था जिसकी तहत आर्टिकल 370 डिमोलिश किया गया था। तो ये प्रोसीजर, पहले पूरा प्रोसीजर बताया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने, फिर वो कैबिनेट मिनिस्ट्री में, यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री में डिस्कस हुआ, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपकी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उसको पार्लियामेंट में रखा, फिर वोटिंग हुई, फिर पारित हुआ। तो ये प्रोसीजर होता है। तो एडवाइस ऑन लीगल मैटर्स। अब हम बात करते हैं स्पेशल फंक्शंस की। अब हम बात करेंगे स्पेशल फंक्शंस की। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 143 रेफरेंस। आर्टिकल 143 रेफरेंस क्या होता है? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है ये, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जिसमें कि लाइक अब एग्जांपल ले लिए बेरुबानी केस का, बेरुबानी केस, और आप थर्ड जज केस का एग्जांपल ले लीजिए, थर्ड जज केस का। तो इन केस में क्या, अब ये तो है नहीं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रेसिडेंट लड़ेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा, जी नहीं। तो उनकी उपलक्ष में कौन जाएगा? आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये एक स्पेशल फंक्शन है। सेकंड, कैन अटेंड पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग सिर्फ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स ही जो है अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा संवैधानिक पद है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स अटेंड कर सकता है। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि कैन नॉट वोट। अटेंड तो कर सकता है लेकिन उसमें वोट नहीं कर सकता है। ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील है और यूनियन एग्जीक्यूटिव है तो ये वोट भी कर सकते हैं गवर्नमेंट के पक्ष में किसी बिल को लेकर, जी नहीं। बिकॉज वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, वो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, इज अ लॉ ऑफिसर नॉट अ मिनिस्टर। तो ये डिफरेंस है। लास्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ अ कैबिनेट। ये लिखा है कि ये कैबिनेट मिनिस्ट्री का पार्ट नहीं है, इसलिए ये नहीं कर सकते। लिमिटेशंस क्या क्या है? नॉट होल्ड ब्रीफ एडवाइस अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में ही नहीं जा सकते किसी भी तरीके से। सेकेंड, नॉट डिफेंड एक्यूज पर्सन विदाउट परमिशन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई इंडिविजुअल पर्सन है या फिर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल पर्सन है, उसको डिफेंड करना है तो बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के ये उसको डिफेंड नहीं कर सकते, उसके पक्ष में केस नहीं लड़ सकते। तीसरा पॉइंट, नॉट बी अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी की भी संस्थान के ये डायरेक्टर नहीं बन सकते बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के। और सबसे जो एक अच्छी परमिशन दी गई है जिसकी वजह से हमारी जो लीगल सिस्टम है, जो इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो बहुत खास है कि वो हर संवैधानिक पद पे बैठे हुए इंसान को एक स्पेशल अथॉरिटी, स्पेशल पावर्स भी देता है और बिना किसी रूल को ब्रेक किए हुए। तो इसलिए यहाँ पे इनको अथॉरिटी है कि अपने प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स, बाय।